सोचिए, पर्शिया, इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे महान सभ्यताओं में से एक, जिसने दुनिया को अलजेब्रा दिया, बेहतरीन सिंचाई के तरीके दिए और हाँ, कुछ बेहद शानदार कालीन भी। हजारों सालों तक यह सभ्यता और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा और फिर 1979 में इस महान देश ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। एक बहुत ही बड़ा और अनोखा सामाजिक प्रयोग शुरू करने का फैसला किया गया। तो चलिए आज हम इसी 45 साल के प्रयोग और उसके नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सोर्स है वो इस मोड़ को कुछ इस तरह से देखता है, जैसे 20वीं सदी की सारी चीजें, मानवाधिकार, आर्थिक तरक्की, सब देखने के बाद ये तय किया गया कि नहीं भाई शुक्रिया, हमें लगता है कि 7वीं सदी का मॉडल ही बेहतर था। ये उस पल का विश्लेषण है जब एक देश ने आगे बढ़ने का रास्ता छोड़कर एक ऐसी हुकूमत चुनी जो मजहब पर आधारित थी। ये समझने के लिए कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा और गहरा था, आइए पहले उस दौर में चलते हैं कि 1989 की क्रांति से ठीक पहले ईरान कैसा था, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। देखिए, एक वक्त था जब ईरान अपनी तमाम राजनीतिक दिक्कतों के बावजूद मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1960 और 70 के दशक में आर्थिक विकास हो रहा था, नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही थीं, शहर फैल रहे थे और समाज में एक अलग ही एनर्जी थी। वो एक आगे बढ़ता हुआ समाज था। उस समय की सामाजिक आज़ादी को समझने के लिए सोर्स की ये एक लाइन ही काफ़ी है। महिलाएं हिजाब या मिनी स्कर्ट पहनने का चुनाव कर सकती थीं, बिना किसी सरकारी अधिकारी के उनके कपड़ों की लंबाई नापे। हाँ, ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन दिशा आगे की तरफ थी। लोगों के पास, खासकर महिलाओं के पास, अपनी मर्जी से जीने का, पहनने का एक चॉइस तो था। और फिर क्रांति हुई, एक शाह गया और एक आयतुल्ला आ गया। तो चलिए अब सीधे इस प्रयोग के नतीजों पर आते हैं। देखते हैं कि 45 साल बाद आज की तस्वीर आखिर है कैसी। तो इन 45 सालों के शासन के बाद इसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जो आंकड़े और ऑब्जर्वेशन सोर्स में दिए गए हैं, उनके हिसाब से ये प्रयोग कितना सफल रहा? अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्लेषण बताता है कि तेल से अमीर एक देश को आर्थिक संकट में डाल दिया गया। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत इतनी ज्यादा गिर गई है कि वो लगभग बच्चों के खेलने वाले मोनोपली के नोटों जैसी हो गई है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और महंगाई, वो तो दशकों से आसमान छू रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर एक स्थायी बोझ बन गई है। जैसा कि यह चार्ट दिखा रहा है, क्रांति से पहले और बाद की औसत महंगाई दर में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ठीक है, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की किसे पड़ी है जब नैतिकता हो, है ना? खैर, ये टेबल सामाजिक आज़ादी में आए बदलावों को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। पहनावे की आज़ादी से लेकर विरोध करने के हक तक हर पैमाने पर एक जबरदस्त बदलाव दिखता है। यानी पर्सनल चॉइस की जगह अब सरकारी फरमान ने ले ली है। अब इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोर्स के मुताबिक कंट्रोल के कई स्तंभ हैं। मोरालिटी पुलिस की गश्त, महसा अमीनी जैसे विरोध प्रदर्शनों को बुरी तरह से कुचलना और किसी भी तरह की अलग आवाज उठाने पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। ये सामाजिक नियंत्रण का एक पूरा सिस्टमैटिक ढांचा है। अब कोई भी सोचेगा कि आर्थिक बर्बादी और मानवाधिकारों का ऐसा रिकॉर्ड देखकर दुनिया के बाकी देश तो इससे दूर ही रहेंगे, राइट? लेकिन सोर्स का तर्क है कि ऐसा नहीं हुआ है। असल में ये एक तरह का फ्रैंचाइजी मॉडल बन गया है। हमने देखा कि कैसे अफगानिस्तान ने ईरान की प्लेबुक को अपनाया और कुछ ही दिनों में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग मिटा दिया। और ये कहानी सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। इस विचारधारा के तत्व दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी अपनी जड़ें जमा रहे हैं। और यहाँ सोर्स एक बहुत ही तीखी बात कहता है कि पश्चिमी लोकतंत्रों में भी, जहाँ लोग ऐसी व्यवस्थाओं से भागकर शरण लेते हैं, वहाँ भी शरिया अदालतों और ईशनिंदा कानूनों की मांगें बढ़ रही हैं। सोर्स इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। ये वैसा ही है जैसे आप टाइटैनिक से बचकर एक लाइफ बोट में बैठें और फिर उसी लाइफ बोट में छेद करना शुरू कर दें। तो इन सब का निचोड़ क्या है? विश्लेषण के अनुसार ईरान की कहानी सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है शक्ति की, विचारधारा की और नियंत्रण की। इस विश्लेषण के संदर्भ में धर्मतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहां एक समूह ये तय करता है कि एक पुरानी किताब की उनकी खास व्याख्या ही सबसे बड़ा कानून है, और ये व्याख्या फिर व्यक्तिगत आज़ादी, देश की तरक्की और बाकी सभी चीज़ों पर हावी हो जाती है।
सोर्स का ये आखिरी कोट पूरी बहस को शक्ति के संघर्ष के रूप में रखता है, जहां विचारधारा सिर्फ एक हथियार है। यह इस बारे में है कि क्या होता है जब एक समूह यह तय करता है कि उनकी विशिष्ट व्याख्या किसी के जीवन, स्वतंत्रता या एक सैंडविच खरीदने की क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई सामाजिक प्रयोग व्यक्तिगत मानवीय गरिमा और आज़ादी पर एक अकेली कठोर विचारधारा को प्राथमिकता देता है, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है।